हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने जैसे देखा था कि जो हिटलर का उदय है उसमें उससे पहले जर्मनी की क्या स्थिति थी, किस तरह से प्रथम तो एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो ग्रुप्स लड़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध दो ग्रुप्स लड़ रहे थे। ठीक, जिसमें सेंट्रल पावर था, सेंट्रल पावर। ठीक है, सेंट्रल पावर फटाफट रिवीजन करते हैं और उसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल पावर और अलाइड नेशन। ठीक है, अलाइड नेशन। ठीक है, अलाइड नेशन में कौन कौन था मैंने आपको बता दिया। ये युद्ध चला था 1914 से 1918 तक। ठीक है, 1914 टू 1918। अलाइड नेशन में कौन कौन से देश थे, यानी मित्र राष्ट्र था। कहीं भी मित्र राष्ट्र संघ लिखा है यानी अलाइड नेशन है। ये पार्टी जीत गई है, ये जीती हुई पार्टी है, और ये सेंट्रल पावर हार गई है। ठीक है, अलाइड नेशन में कौन कौन से देश थे, तो रशिया या रूस, जो भी आप लिखें, रशिया, ओहो, रशिया। ठीक है, इसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन। ये तीन लोग पहले लड़ते हैं, मतलब इसके साथ छोटे छोटे और देश भी हैं, पोलैंड वगैरह भी हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो देश लड़ रहे थे, ये 1914 से ही युद्ध में शामिल थे। 1917 में इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो जाती है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। ये 1917 में इसमें शामिल होता है युद्ध में, इससे पहले अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, ये जीत गई है। और जो यहाँ पे सेंट्रल पावर में है, इसमें है जर्मनी, ऑटोमन, जो आपका टर्की है, ऑटोमन साम्राज्य, हंगरी साम्राज्य, इस तरह से साम्राज्य, हंगरी साम्राज्य। ठीक है, इटली, ये सारे इसमें हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि ये जो देश है, अलाइड नेशन है, इन्होंने बोला, जब ये जर्मनी हारता है 11 नवंबर को ये सरेंडर करता है। 11 नवंबर 1918 को ये सरेंडर कर देता है। ठीक है, कि भाई ठीक है, अब मैंने अपनी हार मान ली है। जब ये सरेंडर करता है नवंबर में, इसी दिन युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। और इसके बाद, ठीक इसके बाद, इस घटना के ठीक बाद, जो वहां का राजा है वो साम्राज्य छोड़कर चला जाता है, पद त्याग करके चला जाता है। यानी जिसके नेतृत्व में, जिस राजा के नेतृत्व में, कैसर विल्हेम द्वितीय के राज में, नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था, जब वो जर्मनी हार जाता है, वो युद्ध छोड़कर, वो राज्य को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर चला जाता है, पद त्याग कर। अब वहां भी बहुत उथल पुथल है, क्योंकि एक तो जर्मनी हार गया है, वहां वैसे ही बहुत उथल पुथल है, साथ में वहां का राजा भी नहीं है। अब क्या है कि बिना राजा का देश तो नहीं चल सकता, इसलिए वहां के जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने वाइमर गणराज्य की स्थापना की। उन्होंने कहा कि अब हमारा देश संविधान से चलेगा। उन्होंने एक संविधान पारित किया, साथ साथ में उन्होंने क्या, यूनिवर्सल राइट दिया कि जिसमें महिला और पुरुष सभी लोग क्या दे पाएंगे, वोट दे पाएंगे, और वोट द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो देश को चलाएंगे। ठीक है, जब वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है, ठीक है, जो यहाँ के जर्मनी के, जस्ट रिवीजन है जिससे कि पिछला आपको याद रहे, जो जर्मनी है 1918 में हार गया। 1918 में हार गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो राजनीतिक दल हैं, ठीक है, जर्मनी में जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने क्या बोला कि अब हम देश को चलाएंगे कैसे, वोट के माध्यम से, वोटों के माध्यम से। क्या होगा, चुनाव होगा। ठीक, चुनाव होगा। ठीक है, जिसमें जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जो जर्मनी जनता के प्रतिनिधि, जनता के द्वारा, ठीक है, चुने गए जो लोग हैं, वो देश को चलाएंगे। ठीक है, चुनाव होगा, जनता के द्वारा जो चुने गए लोग हैं वह देश को चलाएंगे। ठीक, और एक संविधान भी पारित किया उन्होंने, देश को चलाएंगे।
ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। प्रथम विश्व युद्ध हार चुका है वाइमर गणराज्य। उसके बाद वहां पर वाइमर में वहां एक नेशनल असेंबली बुलाई जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा। वो क्या बोलते हैं कि अब देश में क्या होगा, चुनाव होगा, देश को संविधान के द्वारा चलाया जाएगा और वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है वहां पर। ठीक है, वाइमर या वीमर आप जो भी पढ़ना चाहे, वाइमर गणराज्य। ठीक है, वाइमर गणराज्य की स्थापना हो जाती है। लेकिन जो वहां के लोग हैं वो वाइमर गणराज्य से खुश नहीं थे। ठीक है, वो क्यों नहीं खुश थे? देखिए, एक तो जो देश जीत गए थे, यानी जो अलाइड नेशन के सारे देश जीत गए थे, वो जर्मनी को क्या कह रहे थे, जर्मनी को वो टीज कर रहे थे, है ना, अपराध बोध की भावना उनके अंदर कि भाई तुम हार गए हो, तो उनको एक चिढ़ाने की ये मनोदशा उनकी बहुत बुरी। साथ में ये जो वाइमर गणराज्य है एक संधि साइन करता है जो मैंने आपको पहले बताई थी, वर्साई संधि। ठीक है, वर्साई संधि पत्र साइन कर देता है, संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, तो एक रीजन ये भी था, यहाँ के लोग इनसे नाराज थे क्योंकि उन्होंने वर्साई संधि साइन कर दी। वर्साई संधि में क्या क्या था मैंने आपको बताया कि वहां जर्मनी का जो 13% भूभाग है वो ले लिया, 10% आबादी ले ली, कोल संसाधन जो कोल रिसोर्सेज थे, आयरन रिसोर्सेज थे, वो सब कुछ उन्होंने ले लिया है मित्र राष्ट्र संघ ने। इसके साथ साथ उन्होंने वॉर ऑफ गिल्ट क्लॉज लगाया क्योंकि उन्होंने बोला कि जर्मनी के कारण ही ये युद्ध हुआ है और इस युद्ध का जो हर्जाना है, जो नुकसान हुआ है इस युद्ध में, वो जर्मनी भरेगा। अब जर्मनी क्या बन गया है, वाइमर गणराज्य बन गया है, तो वाइमर गणराज्य ही इसका हर्जाने की भरपाई करेगा। इस वजह से वहां के लोग बहुत निराश हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आपको? जिन्होंने पिछला वीडियो ना देखा हो एक बार देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वर्साई संधि मैंने बहुत अच्छे से आपको डीपली बताया है, वर्साई संधि। इसके साथ साथ वो 6 बिलियन पाउंड का उनके ऊपर कैश, मतलब उनको वो भी चुकाना है, मतलब इतने भूभाग पे, जर्मनी के भूभाग पे अधिकार कर लिया है, कोल रिसोर्सेज, आयरन रिसोर्सेज उनके पर अधिकार कर लिया है, साथ साथ 6 बिलियन पाउंड का उनके ऊपर हर्जाना लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो वाइमर गणराज्य है इसने दबाव में आकर उस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चूंकि राजनीतिक दल भी नया था, राजा जा चुका है, जो वहां के राजनीतिक दल हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें इसके बाद उन्हें वहां की जनता के द्वारा ही बहुत विरोध झेलना पड़ता है। ठीक है, वहां के लोग जो हैं वो इससे खुश नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जब युद्ध होगा तो युद्ध का असर पूरे, चाहे वो जीता हुआ राष्ट्र हो या जो हारा हुआ राष्ट्र है, दोनों पे होगा। क्योंकि जर्मनी हार गया है और उसके ऊपर बहुत सारे उसको हर्जाना भी भरना पड़ रहा है, इसलिए उसकी हालत ज्यादा खराब है। पर जो युद्ध के कारण पूरे विश्व में पूरे जितने भी देश जीते हैं या जो हार गए हैं सभी पर असर पड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये समझते हैं कि युद्ध का क्या असर हुआ था, एक बार ये समझते हैं पहले। ठीक है, देखिए, अब जो युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध का असर देखते हैं हम, यानी इम्पैक्ट ऑफ बैटल वॉर। ठीक है, युद्ध का असर। तो देखिए, जब भी कोई राष्ट्र या कोई देश युद्ध लड़ेगा, ठीक है, तो दो पक्ष होंगे, एक पक्ष हारेगा और एक पक्ष जीतेगा, लेकिन नुकसान हमेशा दोनों का होता है। क्योंकि वॉर बहुत लंबी थी, 1914 से 1918 तक थी। देखिए, जो टाइम पीरियड है लगभग 4 साल का एक बड़ा समय है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, धन की, जन की, हर तरह से हानि हुई। ठीक है, बताया गया कि इस प्रथम विश्व युद्ध में लगभग, विश्व युद्ध में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो 20वीं सदी है वो बहुत उथल पुथल वाली रही, क्योंकि इसमें 2 बड़े विश्व युद्ध हुए, 2 ही हुए हैं। उसमें प्रथम विश्व युद्ध भी था और द्वितीय विश्व युद्ध भी 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध में सिर्फ मैं बात करूं तो 2 करोड़ लोग लगभग घायल हुए थे, 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे और 90 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, 90 लाख लोग मारे गए। ठीक, इसमें 60 लाख, जैसे ये जो 90 है इसमें से 60 लाख तो सैनिक थे। ठीक है, 60 लाख सैनिक थे और 30 लाख अदर
थे, मतलब जो आम जनता थी वो, ठीक है, 30 लाख आम जनता, ठीक है, आम जनता, 30 लाख की आबादी आम जनता की थी और 60 लाख सैनिक मारे गए। तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि कितने लोग मारे गए, कितना बड़ा धनजन, यानी इतने वेपन्स खरीदे गए होंगे तो पैसा भी लगा होगा, ठीक है, और जो भी गोला बारूद खरीदा गया, सैनिक मारे गए, तो बहुत आर्थिक रूप से जो देश थे वो धीरे धीरे से पिछड़ गए थे सारे, चाहे वो जीते हुए हों या हारे हुए हों। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं, इसी क्रम में और आगे देखते हैं क्या हुआ। ये जो वॉर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ वॉर है वो मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या युद्ध का क्या और असर हुआ। युद्ध में जब दोनों देश जो जर्मनी है हार गया है, उसके ऊपर, जर्मनी की हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं, जर्मनी हार गया है और जर्मनी की जो आर्थिक दशा, क्योंकि हारने की वजह से आर्थिक रूप से ये बहुत पिछड़ गया है, ठीक है। पूरे ये जो सारे देश थे ये सारे यूरोपीय देश हैं, ठीक है, ये यूरोपीय देश हैं, ये हार गए हैं, ठीक है। जो जर्मनी वाले हैं हार गए हैं, जो जर्मनी का सेंट्रल पावर है हार गया है, पर जो यूरोपीय देश है या यूरोपीय महाद्वीप है, जिसको पहले, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकरण हो चुका था, यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। कब तक? जब 1914 से पहले, यानी प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक इनकी आर्थिक स्थिति से पहले, मैं यहाँ लिख देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। आर्थिक जो स्थिति है इनकी बहुत अच्छी थी यूरोपीय देशों की, चाहे वो कोई भी देश हो, ये यूरोपीय महाद्वीप के जितने भी देश हैं, क्योंकि वहाँ औद्योगिकरण हो चुका था इसलिए इनकी स्थिति बहुत मजबूत थी। ये क्या करते थे, दूसरे देशों को, जो और महाद्वीप हैं, एशिया है या कोई और महाद्वीप है, उनको ये कर्ज देते थे। चूंकि ये विश्व युद्ध यूरोपीय देशों के बीच हुआ तो ये अब क्या बन गया, पहले ये कर्ज देते थे 1914 के पहले तक ये कर्ज देते थे, अब इनका नाम क्या हो गया है, कर्ज लेने वाला महाद्वीप हो गया है ना, यानी ये कर्जदार हो गया, अब कर्ज लेने वाला महाद्वीप हो गया है, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूं इम्पैक्ट ऑफ वॉर, ठीक है, क्या असर हुआ। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, इसमें जर्मनी और जो अलाइड नेशन है उसकी भी बात है, ये पूरे जगह की। जब भी कहीं युद्ध होता है तो दोनों पर असर पड़ता है, जो हार जाता है उस पर असर ज्यादा होता है कि भाई उसके ऊपर अगर इस तरह के जुर्माने लगा दिए जाए, जैसा वर्साई संधि में आपने पढ़ा था, तो वो और भी एक तो वो हारा और ऊपर से उसकी जो जगह हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो सारे ले लिए गए। अब देखिए अच्छा, इसमें देखिए जब युद्ध हुआ तो एक वर्ग है युद्ध लड़ रहा है, वो वर्ग कौन सा था, सैनिक वर्ग, ठीक है, सैनिक वर्ग, एक वर्ग है सैनिक वर्ग, ठीक है, सैनिक ही तो लड़ रहे हैं, युद्ध कौन लड़ रहा है, सैनिक लड़ रहे हैं। तो जो सोल्जर्स हैं हमारे, देखिए सोल्जर्स की महिमा का बहुत गुणगान किया गया, ठीक है, और होना भी चाहिए, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उनकी एक पक्ष को दिखाया गया, दूसरे पक्ष को नहीं दिखाया गया। जो वहां के उस समय यूरोपीय अखबार थे अलग अलग देशों के, सबने सेना का बहुत गुणगान किया, ठीक है, जो सैनिक हैं उनको राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने लगे। इससे पहले तक ऐसा नहीं था, तब भी वो अधिकारी तो थे, लेकिन इससे पहले तक ऐसा नहीं था। इस विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण यूरोपीय देशों में सैनिकों का बहुत गुणगान किया गया, ठीक है, इतनी बात समझिए। वो कैसे गुणगान, वो सैनिक वर्ग का क्या कैसे गुणगान करते हैं, वो कहते हैं सैनिक वर्ग ही सबसे ऊपर है, ठीक है, सैनिक वर्ग ही सबसे ऊपर है, राष्ट्रीय सम्मान उनको दिए जाने लगे, जगह जगह अखबारों के माध्यम से उनका गुणगान किए जाने लगा। वो लोग, हालांकि उनकी जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। वो क्यों अच्छी नहीं थी, एक ऐसी, आप समझिए वो युद्ध में एक ऐसी जगह है, ठीक है, यानी एक ये खाई है, ठीक है, एक ये खाई है, इसके अंदर छुपकर वो युद्ध करते थे कि भाई इधर से आक्रमण होगा दूसरे साइड, यानी दूसरे साइड के लोग भी ऐसी ही चीजों में रह रहे हैं, इधर के लोग भी और इधर के भी लोग, ठीक है, खाई है, उसमें वो लोग रहकर वॉर कर रहे हैं, यानी अपने आप को
डिफेंस में ले रहे हैं, इसमें सैनिक वर्ग रह रहा है, ठीक है, जो सैनिक है वो इसमें है, ठीक। अब देखिए ये इनको क्या बोला गया, खंदक बोला गया। खंदक मतलब होता है खाई, जिसको खोदा जाए, खोदा गया गड्ढा, एक बड़ी बड़ी गड्ढे होते थे, उसमें बहुत सारे सैनिक छुपे होते थे और वो दूसरे साइड के सैनिक, दूसरे साइड भी वैसे ही लोग रह रहे हैं, खंदक में ही रह रहे हैं। अब देखिए वो इसमें रहकर उनका मेन काम क्या है, दूसरे देश से जीत जाना। भाई चाहे जो भी वर्ग हो, चाहे सेंट्रल पावर के देश हो या फिर एलाइड नेशन के देश हो, दोनों देश के जो सैनिक हैं उनका काम क्या है, अपने देश को जिता देना, ठीक है, अपने देश को जीतना, अपने देश की जीत बनाए रखना, ठीक। इसमें वो वॉर में शामिल हैं और वो खंदकों में रहते हैं, ठीक है। अब वो खंदक में जिसमें रह रहे हैं, आप एक बार सोच के देखिए कि वहां पर वो सड़ी गड़ी लाशें भी देख रहे हैं, क्योंकि जो लोग मारे जा रहे हैं वो यहीं पड़े हुए हैं, ठीक है। और उन दूसरे जो उनके साथी हैं वो युद्ध बराबर कर रहे हैं, क्योंकि अपने देश को बचाना है। उनकी बॉडीज जो हैं, जो शरीर उनके पड़े हुए हैं, मृत शरीर पड़े हुए हैं, उनको चूहे खा रहे हैं, डिकम्पोज हो रही हैं बॉडियाँ। भाई बॉडी तो 2-4 दिन बाद डिकम्पोज होने लगेगी, एक दिन बाद ही होने लगेगी। और वहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं, वहाँ पे बम भी गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बहुत दयनीय स्थिति है। जितना उस मीडिया ने, उस समय के अखबारों ने सिर्फ एक पक्ष दिखाया, पर कल्पना करके देखिए कि दूसरा पक्ष उनका कितना खराब था। आज भी ऐसा होता है कि सैनिक जहाँ हैं, एक तो वो अपने परिवारों से दूर होते हैं, आज के संदर्भ में भी हम ऐसा समझे, अपने परिवार से दूर हैं, अपने साथ जो उन्होंने एक नया परिवार बना रखा है, वहाँ भी जब अगर सैनिक शहीद होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, तो क्या होता है कि सैनिक शहीद होता है, वो अपने आंख के सामने उसको मरते हुए दिख रहे हैं और उसको उस समय वो बचा नहीं सकते, क्योंकि उस समय उनका मेन काम क्या है, अपने देश को जिता देना है ना, अपने देश के ऊपर हो रहे हमले को रोकना, यही काम है, ठीक है। तो उस समय मैं अभी वापस उसी सैनिक हमेशा से कि जो सोल्जर हैं, जो हमारी आर्मी है या किसी भी देश की सेना है, उसमें सैनिक जो है, जो सेना है, उसका स्थान सबसे बड़ा होता है। और कोई भी देश तभी सुरक्षित रहता है जब उसके जो सेना है वो वहाँ पर तैनात रहती है सरहदों पे, तभी हम चैन से रह पाते हैं, ठीक है। तो सेना का दर्जा ऊंचा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर जो उन्होंने उस समय मीडिया ने दिखाया, सिर्फ एक पक्ष दिखाया है ना, उन्होंने उसका राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने लगे। इससे पहले तक ऐसा उतना कुछ नहीं था। चलिए, तो अभी आपको दो वर्ग समझ में आ गए कि युद्ध का क्या इम्पैक्ट हुआ। साथ साथ उस समय के जो यूरोपीय देश की मीडिया थी, उन्होंने सैनिक वर्ग का बहुत महिमा मंडन किया, ठीक। इसी क्रम में अभी आगे और देखते हैं कि वहां पर युद्ध जब हुआ, जर्मनी हार गया, वहां पर बहुत आर्थिक संकट आ गया। अब क्या हुआ, 1918 में हारा, उसने पैसा देना शुरू किया, मतलब कर्ज जो उसका हर्जाना था, जो वॉर ऑफ गिल्ट का क्लॉज लगा था, उसने हर्जाना देना शुरू किया। 1923 आते आते क्या हुआ, जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए। जर्मनी ने बोला कि अब मेरे पास पैसा नहीं है। जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि अब हमारे पास इस भुगतान को करने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, जो आपकी मुद्रा नहीं है, तो आप क्या करो, अब सोना दो, आपके पास सोने के जो अभी भंडार रखे हैं ना, उससे चुकाओ। सोने के भंडार से, जो आपके पास सोने के भंडार हैं, उससे आप ये वॉर ऑफ गिल्ट का जो क्लॉज है इसकी भरपाई करो, ठीक है। सोने के भंडार भी समाप्त हो गए। भाई हर्जाना इतना बड़ा था, 6 बिलियन पाउंड था। जहां तक मुझे पता है लगभग 2010 आते आते तक ये हर्जाने की भरपाई जर्मनी ने की है, ठीक है। एक बार आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। वैसे जहां तक मुझे अभी रिमाइंड में आ रहा है, 2010 तक इसकी भरपाई की गई थी। चलिए, सोने के भंडार भी अब उसके समाप्त हो गए, ठीक। अब इधर सोने के भंडार समाप्त हो गए, कैश वैसे जो उनके पास था, जो उनकी मुद्रा थी, वो भी खत्म हो गई। 1923 में जर्मनी ने बोल दिया कि भाई अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते।
जो फ्रांस है वहां उन्होंने बोला आपके पास पैसा नहीं, आप नहीं दोगे, हमारा हर्जाना है वो कैसे भुगतान नहीं करोगे। उसने क्या किया कि जर्मनी के जितने भी, पहले तो जर्मनी है ये, मान लीजिए जर्मनी के जितने भी जो औद्योगिक क्षेत्र थे, उसने बोला इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। फ्रांस ने अब क्या कहा कि ऐसा है कि जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं इस पर हमारा अधिकार होगा। तो जो फ्रांस है जर्मनी के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है, उस पर पूरा अधिकार जर्मनी का हो गया। ठीक है, जर्मनी पर पूरा जो फ्रांस का अधिकार हो गया, ठीक, क्योंकि जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए थे, उनके पास अब पैसा नहीं है। इसके बाद अभी भी हालात बहुत खराब थे। इसके बाद एक जर्मनी ने 1923 में ही जर्मनी ने अमेरिका को अप्रोच किया, अमेरिका से बोला कि भाई आप हस्तक्षेप करो। उसका हस्तक्षेप आ रहा कि हमारे जो जर्मनी में बहुत उथल पुथल है, अब इसका जो बागडोर है इसको आप संभालो कि किस तरह से हम अपने देश को जो ये आर्थिक संकट है इससे हम कैसे दूर हों। ठीक है, अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका क्या करता है, एक डॉप्स योजना देता है इसको, जर्मनी को, ठीक है, जिसके तहत जर्मनी के जो आर्थिक संकटों को दूर किया जाता है। ठीक है, यानी डॉप्स योजना का है, थोड़ा सा ये देख लीजिए डॉप्स योजना क्या है। डॉप्स योजना में मान लीजिए ये डॉप्स योजना का मैं आपको प्रारूप बताती हूँ कि क्या है, कि ये अमेरिका है, ठीक, अमेरिका जर्मनी को क्या देगा, एक लोन देगा, ठीक है, जर्मनी को लोन देगा और उस लोन से वो क्या करेगा, अपने जर्मनी देश में जो उसके पास अब जगह बची रह गई है उसमें औद्योगिक क्षेत्र लगाएगा, औद्योगिकीकरण करेगा, यानी कि मिल्स लगाएगा, फैक्ट्रीज होंगी, लोगों को काम मिलेगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई, औद्योगिक क्षेत्र की पुनः स्थापना करेगा, साथ में फैक्ट्रीज, है ना, ये सारी चीजें वो लगाएगा, वहां से फिर पैसा आएगा। ठीक है, लोगों को काम मिलेगा, भाई औद्योगिकरण होगा, चीजें प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा, पैसा आएगा और उस पैसे से जो जर्मनी है वो क्या करेगा, जो मित्र राष्ट्र संघ है, मित्र राष्ट्र के जो देश हैं, अब उसने इस डॉप्स योजना में क्या बोला कि अब आपको पैसा जो मेरा था वो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, यानी जो मेरे को आप भरपाई करने वाले थे, क्योंकि ये लोन का अमाउंट भी बढ़ गया है ना, उसने लोन दे दिया। ये डॉप्स योजना क्या है, बेसिकली लोन है, यानी उसने कुछ पैसा दिया जर्मनी को और कहा कि आप अपने क्षेत्र में क्या करिए, औद्योगिकरण करिए, फैक्ट्री लगाइए, कारखाने लगाइए और लोगों को काम देंगे तो पैसा आएगा, वो प्रोडक्शन होगी चीजें, और उसके बाद इससे वो मित्र राष्ट्र के जो हर्जाने की रकम है वो भुगतान करेगा। ठीक है, अब इस डॉप्स योजना से क्या हुआ कि हालात कुछ सुधरने लगे। ठीक, इस डॉप्स योजना के से हालात कुछ सुधरने लगे। 1928-29 तक आते आते जर्मनी के हालात थोड़े बेहतर हो गए। ठीक है, क्योंकि अभी भी उसके पास संसाधन थे, उसने सोचा था कि हम थोड़ा उसको, क्योंकि पैसे की मदद मिलने लगी तो उसके हालात थोड़े से बेहतर हो गए। 1928 और 29 तक थोड़े से हालात बेहतर हो गए, जर्मनी की बात कर रही हूं मैं। ये अभी सारा जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ इम्पैक्ट है वॉर का। ठीक है, वॉर का इम्पैक्ट है, हालात बेहतर हो जाते हैं जर्मनी के जब डॉप्स योजना वो साइन कर देता है। 1929 में क्या होता है, जो अमेरिका है इसमें वॉल ऑफ स्ट्रीट, यानी वहां का जो शेयर मार्केट है, स्ट्रीट, ठीक है, ये क्रैश कर जाता है। ठीक है, गिर जाता है, ठीक, ये क्रैश हो जाता है, ये क्रैश हो गया। ठीक है, और बिल्कुल जो वहां का, क्योंकि ये शेयर बाजार है, ठीक है, ये क्या है, शेयर बाजार, शेयर मार्केट,
शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट का जो ये वॉल ऑफ स्ट्रीट है वो क्रैश हो जाता है, जिसके कारण एक ही दिन में 24 अक्टूबर को, मैं 29 की बात कर रही हूँ, ये 24 अक्टूबर 1929 में एक ही दिन में लगभग 1.3 करोड़ शेयर जो हैं वो बेच दिए जाते हैं। ठीक है, इतने शेयर बेच दिए जाते हैं। क्यों बेचे जाते हैं? सिर्फ इसीलिए कि जो लोगों ने पैसा लगाया होता है वो पैसा वो वापस ले लेते हैं और मार्केट क्रैश कर जाता है। अब जिससे अमेरिका का खर्च चलता था, यानी शेयर बाजार ही वहां का मुख्य था, और वो क्रैश कर गया, तो अब अमेरिका की हालत खुद खराब हो गई। ठीक है, अब जब अमेरिका की हालत खराब हुई तो उसने जो जर्मनी को डॉब्स योजना के तहत पैसा देना था, जर्मनी की जो मदद की थी, वो बोलता है कि अब वो नहीं हो सकती, मदद बंद कर दी। भाई उसके हालात क्या हुए, उसकी खुद की हालत खराब है, वो कैसे मदद करेगा? ठीक है, यानी अमेरिका का जो शेयर मार्केट है वो धराशायी होता है। उसके बाद जर्मनी को मिलने वाली मदद बंद हो जाती है। 1929 की मैं बात कर रही हूँ। अब 1929 में ऐसा होता है, और लेकिन जर्मनी को भी पैसा चाहिए। उसने क्या किया, नोट छाप दिए। ठीक है, कि कागजी मुद्रा बढ़ा देते हैं, सबके पास पैसा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जब सबके पास पैसा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कागजी मुद्रा से तो काम नहीं चलेगा। अभी कागजी मुद्रा छाप दी, लोगों को सभी के पास पैसा हो गया। अब $1 जिसकी कीमत लगभग जो जर्मनी की मुद्रा है वो क्या है, मार्क, उस समय मार्क थी। ठीक है, मार्क है, उसकी $1, मान लीजिए अमेरिकी $1 है, अमेरिका का $1, ठीक है, उसका 24,000 मार्क था। ठीक है, 24,000 मार्क था। इसी के तहत ये सारी चीजें हो रही थी जर्मनी में। इधर जर्मनी में इतना इसका वैल्यू था, 24,000 मार्क। ठीक है, और यहाँ पे ये मैं 1918 की बात बता रही हूँ आपको। ठीक, इसी की वजह से ये चीजें साइन की गई थी, जो डॉफ्स योजना है। उसके बाद खुद का उसका इतना मतलब परेशान हो गया था जर्मनी, इसके बाद उसने उसकी मदद ली। ये अप्रैल की बात है, और मई आते आते मतलब 1 महीने का ही गैप देखिए आप। 1 महीने में क्या हो गया, अमेरिका का जो डॉलर है उसका मतलब जो जर्मनी की वैल्यू है वो क्या, जर्मनी की मनी का वैल्यू क्या हो गया, 3,53,000। ठीक है, तो इतनी ज्यादा जर्मनी ने कागजी नोट छाप दिए। उससे क्या हुआ कि अब सबके पास पैसा हो गया, प्रोडक्शन था नहीं, चीजों के जो दाम थे वो आसमान छूने लगे। तो ये जो समय था बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी वाला था, दोनों देश, मतलब दोनों या फिर पूरे यूरोप के लिए। ठीक है, और इस तरह करते करते ये जो समय है 29 वाला, ठीक है, या 1930 तक का जो हम समय कहें, ये बहुत यूरोप के लिए बहुत आर्थिक मंदी झेलने वाला समय था। इधर तो ये सारी चीजें हो रही हैं, उधर जो वो समाजवादी पार्टी, जो सॉरी समाजवादी नहीं, जो वाइमर गणराज्य, अब ये सारी चीजें हो रही हैं। वहाँ के नागरिक परेशान है। वहाँ के नागरिक में अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो वहाँ के नागरिक बेरोजगार हो गए हैं, और वहाँ के नागरिक गले में तख्ती डालकर बैठे हैं, जो कि भाई हमें काम, क्योंकि प्रोडक्शन है नहीं, कोई काम नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है। वो क्या कहते हैं कि तख्ती डाल के बैठे कि मैं बेरोजगार हूँ, कोई भी काम हो वो मैं कर दूंगा। ठीक है, नवयुवक हैं, उनके पास क्या काम नहीं है, इसलिए वो ताश खेल रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो चोरी चकारी है, ये सारी चीजें बढ़ गई हैं। ठीक है, जर्मनी में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि जो इम्पैक्ट है वो तो पूरे यूरोप में पड़ा था, पूरे यूरोपीय देशों में पड़ा था, पर वहाँ जो जर्मनी का देश है उसको सबसे ज्यादा ये चीज का सामना करना पड़ा। ठीक, अब ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद एक चीज और है, वो और हम समझ लेते हैं और वीडियो फिर समाप्त करेंगे आज का। अगले वीडियो में फिर इसके आगे की हम सारी बातें समझेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि वाइमर गणराज्य की स्थापना हो गई। वाइमर गणराज्य से लोग खुश नहीं है ना, इधर वाइमर गणराज्य से लोग खुश नहीं है इन्हीं कारणों से। एक तो देखिए वहां आर्थिक मंदी इतनी है, उनको ये लगता है कि आपके कारण ही वाइमर गणराज्य जो है
उसके कारण ही ये सारी स्थितियां हो रही हैं। क्योंकि अगर वाइमर गणराज्य उस संधि पत्र पर साइन नहीं करता तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। तो जो राजनीतिक दल है वो थोड़ा कमजोर है ना। जो वहां का वाइमर गणराज्य को जो राजनीतिक दल चला रहा था वो कमजोर है ना, वो बहुत कमजोर है। ठीक है, यानी उनकी कमजोरी के कारण ही तो उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। वहां के लोग ऐसा मानते हैं। वो लोग क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जिस तरह की व्यवस्था वहां रशिया में है, रूस में है, रूस में क्रांति हुई थी 1922 में, बोल्शेविक, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, उस क्रांति के तहत जो विचारधारा आई उससे लोग यहाँ के प्रभावित हैं, जर्मनी के लोग। उन्होंने बोला कि हमें अपने देश में सोवियत संघ जैसी व्यवस्था, शासन व्यवस्था चाहिए। ठीक है, वो उनकी मांग ये थी कि हमें वाइमर गणराज्य जैसी व्यवस्था नहीं चाहिए। हमें कैसी व्यवस्था, जर्मनी के लोग की कैसी चाह थी, जर्मनी के लोग क्या चाह रहे हैं, जर्मनी के लोग सोवियत संघ जैसी व्यवस्था चाह रहे थे अपने यहाँ, है ना, सोवियत संघ की जैसी शासन व्यवस्था हो। ठीक है, और इसके लिए वो लोग विरोध कर रहे थे, जो वाइमर गणराज्य यानी जर्मनी के लोग हैं, जैसी शासन व्यवस्था हो। ठीक है, उनकी व्यवस्था क्या है, साम्यवादी। ठीक, साम्यवादी व्यवस्था है जो सोवियत संघ की है। ठीक है, इसके विरोध में, इस वाइमर गणराज्य के विरोध में जो बहुत सारे दल हैं वो सामने आते हैं। उसमें एक होता है स्पार्टकिस्ट। ठीक है, स्पार्टकिस्ट, ये आगे चलकर स्पार्टकिस्ट, ये लोग क्या कह रहे हैं, और ये लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए हैं कि इसको हटाओ और हम इस पार्टी से खुश नहीं है। ठीक है, वो लोग बहुत तेजी से विरोध कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि हमें इस जैसी व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें सोवियत संघ जैसी व्यवस्था चाहिए। ठीक है, स्पार्टकिस्ट लोग जो हैं वो विरोध करते हैं और आगे चलकर वो क्या बनाते हैं, आगे चलकर जो उनकी पार्टी है, ये जो स्पार्टकिस्ट पार्टी है, ये क्या बन जाती है, समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनती है ना, कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है। ठीक है, उसको यही पार्टी क्या बनती है, समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, है ना, ऑफ जर्मनी। ठीक है, ये बन जाती है। लोग विरोध करें। अब जो इस वाइमर गणराज्य के लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वाइमर गणराज्य के लोग हैं, इनके जो पुराने सैनिक हैं, है ना, इनके जो पुराने सैनिक है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, इनके जो सैनिक हैं, इन्होंने बोला कि इन्होंने एक सैनिक की योजना, क्योंकि इनके पास जो इनके पुराने सैनिक हैं, सैनिक अच्छी तादाद में हैं, तो वाइमर गणराज्य के जो सैनिक हैं, जो पुराने चुने हुए सैनिक हैं, वो इनके बहुत फेवर में हैं। वो सैनिक की एक फ्री कोर नाम से, फ्री कोर, ठीक है, एक फ्री कोर सैनिक की टुकड़ी है, उसको भेजते हैं और कहते हैं कि जो विद्रोह हो रहा है उसको शांत करो। ये विद्रोह शांत होने वाला नहीं था, क्योंकि आम जनता जो है वो बिल्कुल नाखुश है, तो बार बार विद्रोह करेगी। अगर कोई किसी से नाखुश है तो उसको खुश करने के लिए या तो क्या किया जा सकता है, उस व्यवस्था को बदल दिया जाए, तभी वो चेंज हो सकता, तभी वो खुश हो सकते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था को नहीं पसंद है। कोई एक रीजन होता, इनकी वर्साई संधि को साइन करने के कारण जो जर्मनी के लोग हैं ना, वो अपने आप को बहुत अपमानजनक स्थिति, क्योंकि वो लोग अपमानित भी कर रहे थे। ठीक है, उनको नवंबर अपराधी, आपको याद है कि मैंने आपको बताया था 11 नवंबर जो जर्मनी ने सरेंडर किया था, तो नवंबर का अपराधी कहकर संबोधित कर रहे थे ये मित्र राष्ट्र के लोग, है ना, यानी जो अमेरिका के लोग हैं, जो और रशिया के लोग हैं, ये जर्मनी को किस नाम से संबोधित कर रहे थे, अपराधी, नवंबर अपराधी के नाम से संबोधित कर रहे थे। तो वाइमर गणराज्य के लोग, जो सैनिक, जो राजनीतिक दल है, इन्होंने अपना सैनिक का जो टुकड़ी है वो भेजी है, फ्री कोर के नाम से वो सैनिक टुकड़ी है, वो जाती है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, उस समय तो ये कुछ समय के लिए दबा दिया जाता है, विद्रोह दबाने के लिए। ठीक है, लेकिन
एक्चुअल में ये नहीं दबा पाते। ये जो स्पार्टकिस पार्टी है यही समाजवादी पार्टी के रूप में हमारे सामने निकल कर आती है और आगे चलकर आगे चलकर क्या होता है, वो मैंने आपको जैसे बताया कि वो साम्यवादी विचारधारा की, जिसमें सभी लोग समान हैं, जो संपत्ति है, जो सामाजिक संपत्ति है वो सभी के लिए समान है, ऐसी विचारधारा वाली अपने देश में शासन व्यवस्था चाहते हैं। ठीक है, अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम और आगे पढ़ेंगे, जो कि मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बता दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्थिक मंदी किस तरह से आई, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। किस तरह से पार्टी का जन्म हुआ, स्पार्टकिस जो पार्टी है समाजवादी पार्टी की, ये सारी चीज़ें बता दिया। अब आगे इसी क्रम में हम द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे और तब हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। उससे पहले हम अब इसके आगे और क्या होता है उसमें हम देखेंगे कि हिटलर की एंट्री किस तरह से होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।